हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संतोष राज क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम के आगे हम उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर हम टीचिंग करने के लिए गए होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं दिनांक। दिनांक में हम उस दिनांक को लिखते हैं जिस दिनांक में हम पढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं कक्षा। कक्षा में हम जिस कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं उस कक्षा को लिखते हैं। वर्ग में हम जिस कक्षा के जिस भी वर्ग में पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। बस विषय में हम जिस विषय को पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है विज्ञान। नेक्स्ट हम लिखते हैं उपविषय। उपविषय में हम अपने विषय से संबंधित जो भी उपविषय पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं कलांश। कलांश में हम जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे, उसको लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है अवधि। अवधि में हम सामान्यतः 30 मिनट या 35 मिनट लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रकरण। दोस्तों, प्रकरण को हम प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में हम प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान विधि लिखते हैं, या अगर हम चार्ट का उपयोग करते हैं तो प्रदर्शन विधि भी लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सामान्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होती हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट छात्रों में विज्ञान विषय के उपयोगिता के विषय में ज्ञान प्रदान कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में वैज्ञानिकता, नैतिकता व सामाजिकता की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट छात्रों में रचनात्मक कौशलों में वृद्धि करना। छठा पॉइंट छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सातवां पॉइंट छात्रों में विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग हम डालते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्रों में हृदय के विषय में जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट छात्र हृदय की पहचान कर सकेंगे। इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग हमारी होती है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्रों में हृदय की कार्यशैली के विषय में जानकारी प्राप्त कराना। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्रों में प्रयोगों द्वारा हृदय की विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखते हैं चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट आदि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र हृदय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग होती है हमारी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या में हम पहला पॉइंट डालते हैं छात्राध्यापक अनुक्रिया में पहला प्रश्न मनुष्य भोजन किस लिए ग्रहण करता है। छात्र अनुक्रिया में हमें छात्रों द्वारा दिया गया आंसर मिलता है ऊर्जा के लिए। क्रम संख्या में दूसरा पॉइंट छात्राध्यापक अनुक्रिया में दूसरा प्रश्न ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है पचित भोजन द्वारा। क्रम संख्या में तीसरा पॉइंट छात्राध्यापक अनुक्रिया में तीसरा प्रश्न पचित भोजन से ऊर्जा ऊतकों तक कैसे पहुंचती है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है रुधिर पर संचरण द्वारा। क्रम संख्या में चौथा पॉइंट छात्राध्यापक अनुक्रिया में चौथा प्रश्न रुधिर पर संचरण किसके द्वारा होता है। छात्र अनुक्रिया में हमें कोई आंसर नहीं मिलता, इसलिए हमारा प्रकरण निकल कर आता है हृदय। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य कथन। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं बच्चों, आज हम लोग हृदय के विषय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला शिक्षण विधि, दूसरा छात्राध्यापक अनुक्रिया, तीसरा छात्र अनुक्रिया, चौथा श्याम पट्टकार। शिक्षण विधि में पहला पॉइंट हम डालते हैं रुधिर परिसंचरण। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम लिखते हैं जीवधारियों के शरीर में लाभदायक तथा हानिकारक पदार्थों का संवहन होता है, जिससे विषालु पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जा सकें और लाभदायक पदार्थों का पूर्ण उपयोग हो सके। मनुष्य तथा अनेक अन्य जंतुओं में यह प्रक्रिया रुधिर परिसंचरण द्वारा संभव होती है। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। विलियम हार्वे ने सन 1616 से 1628 तक अपने प्रयोगों द्वारा निम्न बातों को बताया। इसके बाद हम पॉइंट में लिखते हैं। पहला पॉइंट, हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में भेजता है। दूसरा पॉइंट, रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिनियों को धमनी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, रुधिर को हृदय की तरफ ले आने वाली वाहिनियों को सिरा कहते हैं। चौथा पॉइंट, हृदय धमनियों के उद्गम तथा सिराओं में कपाट होते हैं, जिनके कारण रुधिर केवल एक ही दिशा में बहता है। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पट्टकार में हम लिखते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। श्याम पट्टकार में नेक्स्ट लिखते हैं हम, हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। उसके बाद शिक्षण विधिया में हमारा दूसरा पॉइंट होता है हृदय की संरचना तथा कार्य। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम स्पष्टीकरण देते हैं। मनुष्य का हृदय मुट्ठी के साइज का शंक्वाकार पेशी अंग होता है, जो फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इस थैली में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। मनुष्य के हृदय में 4 पेश पाए जाते हैं, जो पटों द्वारा विभाजित रहते हैं। ऊपरी बेस छोटे या पतले होते हैं, इन्हें अलिंद कहते हैं। इसमें 2 अलिंद, दायां अलिंद तथा बायां अलिंद तथा 2 निलय, दायां निलय तथा बायां निलय पाए जाते हैं। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। और श्याम पट्टकार में हम लिखते हैं, हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हृदय के कार्य। छात्राध्यापक अनुक्रिया में नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, हृदय के कार्य। इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं, सारे शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर अग्र तथा पश्चिम महाशिराओं द्वारा दाहिने अलिंद में पहुंचता है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दाएं अलिंद के संकुचन से यह रुधिर निवलन कपाट से होता हुआ दाएं निलय में पहुंचता है। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, दाएं निलय के संकुचन पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी फुफ्फुस महाधमनी से होता हुआ फेफड़े में पहुंच जाता है, जहां ऑक्सीजन प्राप्त करके रक्त शुद्ध हो जाता है। चौथा पॉइंट हम लिखते हैं, शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आता है और अलिंद के संकुचन द्वारा फेफड़ों में आया हुआ शुद्ध रक्त बाएं निलय में पहुंच जाता है। पांचवा पॉइंट इसके अंतर्गत लिखते हैं, बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रुधिर सिरटमेटिक महाधमनी में चला जाता है, जहां से यह शरीर के विभिन्न अंगों को चला जाता है। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पट्टकार में हम लिखते हैं, रक्त फेफड़े में ऑक्सीजन प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी छात्राध्यापक अनुक्रिया के अंतर्गत होती है अवबोधात्मक प्रश्न। इसमें हम पहला प्रश्न रखते हैं, सारे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होता है। छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है दाहिने अलिंद में। छात्राध्यापक अनुक्रिया में दूसरा प्रश्न होता है, रक्त शुद्ध कहाँ होता है।
छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है फेफड़ों में। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है निरीक्षण कार्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चों तुम लोग श्याम पट्ट पर लिखे गए शब्दों को कापी पर लिखो तथा छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम 4 या 5 प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया। दूसरा प्रश्न हमारा है हृदय कितने वेश में विभाजित होता है। तीसरा प्रश्न शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होता है। चौथा प्रश्न शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। पांचवा प्रश्न ऑक्सीजन रक्त को क्या करता है। छठा प्रश्न शुद्ध रक्त शरीर में किस धमनी के द्वारा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है गृह कार्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चों तुम लोग घर पर जाकर हृदय के विषय में अध्ययन करना। दोस्तों इस प्रकार हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।